ये मैं आपको बता दूं, बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं और एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ये मिनिमम लेवल है जो एग्जाम का है। हाँ जी, मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं, मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं, पेपर 2 का मिनिमम लेवल ये है। बार बार बताता हूं, आप चाहो तो स्टाम्प पे मुझसे लिखवा ले जाना, जब आपकी इच्छा हो तब। है ना। अब आप, अच्छा, और बदकिस्मती कि आप लोग ये बात कह रहे हैं, जबकि ये सारी चीज आपको तो पढ़ाई गई है। अगर कोई वो बोले जिन्होंने केवल प्रिंटर 15 दिन पढ़ाओ तो बात अलग है। आपको तो सारी चीज डिटेल में पढ़ाई गई है, ये सारी चीजें। चलिए अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये आज से मैंने यही रखा था कि अपन जो पेपर 2 है, इस पेपर 2 को हर संडे को रख के हाथ क्या डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो वो क्योंकि बाद का करने में वो क्या थोड़ा पोस्टपोन होता जाता है। और पेपर 1 का ये चल रहा था मेरा, मैं सोचा था वेडनेसडे को करें, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि नहीं सैटरडे करो सर, फिर हम वेडनेसडे बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर एक दिन में करते हैं ना 4 घंटे पेपर, 4 का 4:30 हो जाता है, बीच में आधा घंटे का ब्रेक और उसके बाद फिर डिस्कशन, तो आप लोग भाग जाएंगे, है ना। ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए मुझे लगा कि संडे को अपन पेपर 2 करके हाथ क्या डिस्कस कर लें तो अपना एक बहुत बड़ा काम निमट जाएगा। और फिर पेपर 1 को अपन या तो सैटरडे रख लेते हैं। हाँ, की तो डाल ही देंगे ग्रुप पे, वो तो वैसे भी आज डिस्कस हो रहा है तो आप हाथ क्या तभी टिक कर लेंगे, तो की रिक्वायरमेंट वैसे भी कम हो जाती है, ठीक है ना। और वैसे ज़्यादातर बच्चे लॉजिक टेस्ट पर रजिस्टर्ड हैं, मैं देख रहा था, तो उनको भी मैंने टेस्ट असाइन कर रखा है। तो जो उनको लॉजिक टेस्ट पर टेस्ट असाइन है, वहीं पर आपको पेपर, उसकी की, राइट आंसर, वो सब वहाँ पर भी मिल रहा है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है, जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डज एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स। जो करंट इंस्ट्रक्शन होता है वो बेसिकली आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है ना। ये बिल्कुल क्लियर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका सी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी आपका करंट स्टेटमेंट, करंट इंस्ट्रक्शन होगा, करंट स्टेटमेंट जो भी होगा वो बेसिकली आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, सीपीयू का घटक कौन सा नहीं है, रजिस्टर नहीं है ना। आपने को पता है सीपीयू के अंदर अपन क्या क्या रखते हैं सर, मेमोरी नहीं है, सॉरी आपके बोल साथ मैं भी रजिस्टर बोल गया, तो आपके साथ साथ मैं भी रजिस्टर, ऐसी गंदी बात क्यों करते हैं। अभी पता है ना लाइव चल रहा है, लोग उसको लेकर। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, एएलयू, सीयू एंड कुछ पोर्शन जो आपका होता है जिसके अंदर की रजिस्टर्स रहते हैं। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी बेसिकली आप पढ़ते हैं वो रजिस्टर्स होता है, बाकी मेमोरी आपकी एक्सटर्नल होती है, सीपीयू के अंदर नहीं रहती है। तो यहां पर आंसर आपका क्या रहेगा, डी। देन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर 1945। क्वेश्चन नंबर 4, R1 माइनस R2 को आप असाइन कर रहे हैं किसके अंदर, R3 के अंदर। कौन सा सही आंसर होगा इसका, सी, ठीक है। R1 प्लस R2 डैश प्लस 1, R2 डैश प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। बेसिकली आप जरा देखिए, कोई भी अगर आपके पास है x माइनस वाई, ओके, तो क्या मैं इसको x प्लस माइनस वाई लिख सकता हूं क्या। y का माइनस करने के लिए क्या होता है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनवर्स करके प्लस 1 करना है, वही तो किया है। टूज कॉम्प्लीमेंट वही तो है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शिफ्ट। बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था राइट शिफ्ट ऑपरेशन कैसे काम करता है। राइट में अपने को पुश करना है, कौन सा आंसर होगा? ए। अब आप ऐसे क्वेश्चंस अगर गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एम्पलीफायर कौन से ओएसआई लेयर पर काम करता है? फिजिकल लेयर। क्वेश्चन नंबर 7, फिजिकल लेयर डैश डैश से लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट को हार्डवेयर स्पेसिफिक संचालन में अनुवाद करता है। किस लेयर से आता है? डेटा लिंक लेयर से। डेटा लिंक लेयर। क्वेश्चन नंबर 7, वायरलेस ट्रांसमिशन किस माध्यम से किया जा सकता है? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, क्लास सी का आपका जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी क्लास ए नेटवर्क आईडी के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क का प्रसारण एड्रेस है? प्रसारण एड्रेस का मतलब ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है ना। पहली बात, क्लास ए के लिए आपका पहला बाइट में क्या वैल्यू होनी चाहिए? 0 से 127। 0 से 127। तो आपके चारों में कौन सा वाला है ए क्लास का? केवल सी है। तो केवल सी आपका क्लास ए का एड्रेस है, पहली बात। लेकिन सपोज यहां पर 2 होते तो क्या करते? जैसे आपने लिखा होता, एक ऑप्शन होता 102.255.255.255, है ना, 102.255.100.255। क्यों ऊपर वाला? क्योंकि लास्ट एड्रेस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। जो नेटवर्क का लास्ट एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो लास्ट एड्रेस कौन सा है? ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्लास ए का कोई भी एड्रेस ले लीजिए। क्लास ए का कोई भी एड्रेस ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 90 पॉइंट कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। यही तो क्लास ए का एड्रेस होगा ना। इसके अंदर आपके सबसे लास्ट एड्रेस क्या पॉसिबल है? वापस से, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते किसको हैं? किसी भी आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क है उसको छोड़ दीजिए। नेटवर्क के कुछ बिट्स होंगे, घपला है। चलिए, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। पहली बात, 2 पार्ट होते हैं ना। एक मिनट मेरी बात सुन लो, मुझे पता है, मैं बताता हूं। 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट तो होता है नेट आईडी और दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी। यही तो 2 पार्ट होते हैं ना, ठीक है। क्लास ए में नेट आईडी में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स पहला बाइट। तो नेट आईडी क्या हो गया इस केस में? 90 तो नेट आईडी हो गया। होस्ट आईडी क्या क्या हो सकता है इसके हिसाब से? 0.0.0 से लेकर 255.255.255, यही संभव है। लेकिन इसमें से 2 एड्रेस ऐसे हैं जो कि काम में नहीं लिए जा सकते। पहला एड्रेस और लास्ट एड्रेस काम में नहीं लिया जा सकता, यही तो पढ़ते हैं अपन। तो लास्ट एड्रेस किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस को। तो ये तो नेट आईडी और ये होस्ट आईडी, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा कि नहीं? यही तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। अब कोई भी क्लास ए का एड्रेस हो जिसमें नेट आईडी क्लास ए का हो और बचे हुए सारे बिट्स को अगर अपन 1 कर देंगे तो फिर अपने पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस आएगा कि नहीं? लास्ट एड्रेस। तो अब आपके इसमें अब देखो क्या आंसर आएगा? सी आंसर आएगा कि नहीं? आशीष जी,
यही होगा ना, 100% क्लियर है ना। कोई भी एड्रेस, बेसिकली कोई भी आईपी एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आप, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। नेट आईडी के अंदर आप क्या रखते हैं, जो नेटवर्क बिट्स हैं, होस्ट आईडी जो कि किसी कंप्यूटर को अलॉट किया जा सकता है, ठीक है ना। क्लास ए में नेट आईडी 1 बाइट का होता है, होस्ट आईडी 24 बिट के होते हैं। पहला एड्रेस तो वो होगा कि सबको 0 कर दो, और लास्ट एड्रेस वो होगा कि सबको 1 कर दो, ठीक है ना। पहला और लास्ट एड्रेस काम में नहीं लिया जा सकता। लास्ट एड्रेस को क्या कहते हैं अपन, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा ना कृति जी, ठीक है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ सर, थोड़ी देर रोक लो ना, क्या है ना, तो पता चला बच्चे पीटने लगे, ठीक है। ऐसे क्या डिस्कस तो मैं सारे सब्जेक्ट कर लेता हूँ, जाती है क्या। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सर, आपके पास है 4 बिट पे 111 सेट हो गया, कौन सा क्लास होगी। आपके पास 8 बिट्स हैं, पहले बिट पे 0 है तो क्लास ए, पहले 2 बिट पे 10 तो क्लास बी, 110 तो क्लास सी, 1110 तो क्लास डी, और 1111 है तो क्लास। आसान है, आसान है ना। और अगर आपके सपोज बाइनरी में नहीं होता, डेसिमल में होता, तो 0 से 127, और बी में 128 से 191, 223 से 224 से, और 240 से। सपोज भूल गए तो कैसे याद रखोगे, पहले वाला 128 है, दूसरा इसका आधा 64 है, तीसरा इसका आधा 32 है, फिर इसका आधा 16 है, बचे हुए 16 है, ठीक है। भूल जाओ तो ध्यान रखना 64 से चालू होके। हाँ जी, ठीक है सर। चलें क्वेश्चन नंबर 12। आशीष जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नॉन लीनियर डेटा टाइप कौन सा है, इनमें से ग्राफ, सो आंसर विल बी ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 13, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा है, ग्राफ, ट्री, बाइनरी ट्री एंड स्टैक, स्टैक। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है, कंप्लीटनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उधर देखते हैं कंप्लीटनेस, पहला पॉइंट है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फाइंड ए सॉल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बेसिकली बी के साथ में तो आई रहेगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, हाउ मच मेमोरी, तो आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ बी रहेगा, और पहले वाले के साथ डेफिनेटली थर्ड आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, in dash 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 search start at the beginning of the list and check every element in the list। शुरू से चालू होता है, हर एलिमेंट को सर्च करते हुए आखिर तक जाता है, इसको क्या कहते हैं, लीनियर सर्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कहां टफ है, आप कह रहे थे टफ है क्वेश्चंस, आएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 16, बाइनरी सर्च इज यूज फॉर सर्चिंग इन ए शॉर्टेड एरे। हमें पता है ट्रू है, तो भाई आपको बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन ही है कि एरे आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। यस, ये भी सही है, तो ट्रू ट्रू, बी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कोई भी क्यू है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियर और फ्रंट की, है ना। तो फ्रंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, रियर की -1, तो 0 और -1, बी शुड बी द राइट आंसर। याद कीजिए क्यू में क्या पढ़ा था आपने, फ्रंट की इनिशियल वैल्यू क्या होती है, रियर की इनिशियल वैल्यू क्या होती है। इससे ज्यादा आसान क्यू में कोई बेचारा क्या पूछेगा आपसे। देन क्वेश्चन नंबर 18, which of following statement is true? Using singly linked list and circular list, it is not possible to traverse the list backward. बैकवर्ड ट्रावर्स कर सकते हैं क्या किसी लिस्ट में? नहीं कर सकते, है ना। ना तो डबली लिंक लिस्ट में कर सकते हैं और ना सिंगली में कर सकते हैं। सिंगली और सर्कुलर में नहीं कर सकते, डबली में कर सकते हैं। सेकेंड, किसी सिंगली लिंक लिस्ट में प्रीडिसेसर को सर्च करना है, कैसे करेंगे साहब? प्रीडिसेसर पिछले वाले को। क्या अपन बैकवर्ड जाने का ऑप्शन है क्या? नहीं है, शुरू से ही तो चालू होना पड़ेगा। बैकवर्ड जाने का तो होता ही नहीं ना अपने पास पॉइंटर, शुरू से ही देखना पड़ेगा। तो कौन सा सही है इसमें? सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, हमने बहुत कोशिश की थी कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करें कि जिससे कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, है ना, कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना छूटे जिसमें से क्वेश्चन नहीं हो। तो बहुत आसान, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ज्यादातर, इसमें गलती करते हो तो वो गंदी बात है। क्वेश्चन नंबर 19, इज नॉट द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन क्यू। भाई क्यू के अंदर ट्रावर्सल नहीं किया जा सकता। अपन जी डी डी रिट्रीवल हो सकता है, ट्रावर्सल नहीं हो सकता। क्यू को ट्रावर्स नहीं किया जाता। वो बात अलग है कि आप एल्गोरिथम लिख के कर लेते हैं, लेकिन वो उसका ऑपरेशन नहीं है। क्यू का ऑपरेशन नहीं है शुभी जी, क्यू के ऑपरेशंस में ट्रावर्सल का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है ना। अपन भले ही अपना कुछ जुगाड़ कर लें, बट दिस इज नॉट ऑपरेशन ऑफ दैट। निम्न में से कौन सा इनहेरिटेंस का एक प्रकार नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटिव। 21, स्ट्रक्चर क्लासेज में क्या डिफरेंसेस है? देखिए बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, आप इस चीज को रट लीजिएगा। स्ट्रक्चर के अंदर सभी मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट सभी मेंबर प्राइवेट होते हैं। एक ही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, फिर क्या गलत है? आंसर विल बी ए। इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, whereas in classes they are private by default. A will be the answer. कॉपी कंस्ट्रक्टर को कब कॉल किया जाता है? होता क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर जी? कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है? एक ऑब्जेक्ट, दोबारा बोलिए। डालते हैं उसमें तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये डालने का किस किस तरीके से होता है? देखिए देखिए, जैसे आपने कोई क्लास आपकी है ए, मेन के अंदर आपने ए का ऑब्जेक्ट बनाया A1, आपने ए का ऑब्जेक्ट बनाया A2 इक्वल टू A1, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, पहली बात।
आपने कहा यहां पर कोई m1 फंक्शन है जो a का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब आपने किसी तरीके से आपने कहा a3 इक्वल टू a2 डॉट m1, तो ये रिटर्न करेगा कि नहीं? इस a के ऑब्जेक्ट को कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। या किसी मेथड में ऑब्जेक्ट पास करना है तो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर उन सारे केसेस में जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन होता है तो कॉल हो जाता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कॉपी कंस्ट्रक्टर को कब कॉल किया जाता है? सबसे पहली बात, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज रिटर्न बाय वैल्यू। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ये वाला, इसको रिटर्न जब किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज पास्ड बाय वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट। मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज वी डिड हियर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो। सब में होता है, इनमें इन सभी में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है भैया जी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे, रहने दो। देखिए ये जो कुछ चीजें हैं आपकी कंस्ट्रक्टर के बारे में, दो तीन चीजें आपको याद रहनी चाहिए। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स बाय डिफॉल्ट बनते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? ये दो तीन क्वेश्चंस हैं। और अगर आप देखेंगे आपके नोट्स में तो मैंने लिखवाए हैं, डिक्टेट करवाए हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट असाइन होता है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसका सिंटैक्स भी लिखवाया है स्पेसिकली कि उसमें रेफरेंस ही पास होता है। ठीक है ना। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, रट लेने चाहिए आपको इनको। क्वेश्चन नंबर 23, 5-7 क्वेश्चंस प्रोग्राम के हैं, इसके अलावा सब बिल्कुल क्लियर क्वेश्चंस हैं। देखिए क्लास पॉइंट है आपके पास, पॉइंट का एक आपने नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि डिस्प्ले कर रहा है नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। पॉइंट का दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। जरा देखिए आप, पॉइंट का दो पॉइंटर बना दिया आपने, सटार P1 सटार P2, ठीक है। सटार P1 सटार P2, P1 इक्वल टू न्यू पॉइंट, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा? नॉर्मल वाला, ठीक है ना। फिर आपने कहा T2 इक्वल टू न्यू पॉइंट स्टार ऑफ T1, मतलब जिसको T1 पॉइंट कर रहा है वो वाला ऑब्जेक्ट पास हुआ, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर तीसरा T3 इक्वल टू सटार ऑफ T1, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। देन पॉइंट P4 T4, अब नॉर्मल वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो ये क्या, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। सील विद आंसर। लास्ट वापस से बेटा, दो चीजें हैं आपकी अलग अलग, क्या घपला करते हो आप? देखिए भाई जी, देखिए भाई जी, देखिए बेटा, जब आपने लिखा पॉइंट P1 इक्वल टू P2, जहां पर कि आपके पास P2 नाम का कोई ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहां पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेटर ऑन कहीं पर अगर आप लिखेंगे P1 इक्वल टू P2 तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा। इक्वल जो ऑपरेटर होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, वो कॉल होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं। इस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा। क्लियर है पॉइंट? कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट यहां बन रहा था ना, यहां थोड़ी बन रहा है, यहां तो असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है भैया। पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपका आंसर कौन सा हो गया? सी वाला।
नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर। देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, आउटपुट ऑफ प्रोग्राम अपने को देखना है। पॉइंट P1, पॉइंट P2 इक्वल टू P1, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, P2 के वैल्यूज को आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0, तो वैल्यूज क्या साइन हो गई? 0 0। आउटपुट क्या हो गया? B फॉर बंदर। आउटपुट जो होगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए साहब, कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसका आउटपुट आपको देखना है। क्या आउटपुट आना चाहिए भाई जी? ऑब्जेक्ट नहीं लिखा? कहां नहीं लिखा? बना हुआ है कि नहीं है? आउटपुट क्या होगा? आंसर विल बी सी। सी सबसे पहले देखिए, क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना बेटा। क्लास के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट भी तो बना सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर के बाद। तो यहां पर पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हेलो फ्रॉम टेस्ट, डिस्प्ले होगा, इसके बाद मेन में गया, फिर मेन स्टार्टेड। ओहो, हाँ, इसीलिए तो दिखाया है आपको कि आपको याद रह जाए, एग्जाम में आ जाए तो दिख जाए वो। हाँ जी, कहां पे? उससे कोई लेना देना है ही नहीं भैया, उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन से क्या लेना देना है उस जगह पर? कॉस्ट तो आपका पॉइंटर है, जो आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यूज को तो चेंज कर ही सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? पहले तो हेलो फ्रॉम टेस्ट डिस्प्ले होगा, फिर मेन स्टार्टेड डिस्प्ले होगा, यही ना? चलिए सर, कौन सा आंसर आ गया? सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? क्लास टाइप इटसेल्फ। बेसिकली तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, वैसे तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन चूंकि एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, इसलिए क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना? वैसे तो अपना लास्ट पेपर में ही मैंने क्वेश्चन दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या है। तो पिछले वाले टेस्ट के अंदर ही मैंने क्वेश्चन डाला था, जिसमें मैंने कहा था नो रिटर्न टाइप। तो इसी क्वेश्चन का जो अलग अलग आंसर्स है वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के ऊपर, है ना? पिछले टेस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा इसमें डाला कि ताकि वो आपका मैच कर जाए, डिस्कस हो सके। क्वेश्चन नंबर 27, इंट आई क्लास ए डिस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर आपने आई में 10 असाइन कर दिया, क्लास ए बंद हो गई। इंट फू कोई फंक्शन आपका बन गया, मेन बन गया, मेन के अंदर से आपने फू को कॉल किया। इंट आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 3, आई के अंदर 3 असाइन हो गया। ये कौन सा वाला आई है? ग्लोबल वाला। ठीक है, ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ओ बी रिटर्न आई, तो आई की कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? 10 क्यों होगी? 10 वैल्यू कब होगी भाई साहब? डिस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद। अभी डिस्ट्रक्टर कॉल कहां हुआ है? दीपक भाई साहब, दिनेश भाई साहब, डिस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? जब इस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे, जब इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे।
अभी तो कॉल हो गई नहीं ना, ठीक है, तो आंसर बी बी 3। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है भाई साहब, निम्न में से कौन C++ वर्चुअल फंक्शंस के लिए सही नहीं है? पहली बात, मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास, ओवरराइड करना है तो पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए। सेकंड, वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक, अभी बात करते हैं 1 मिनट बाद इसकी। वर्चुअल फंक्शन शुड बी पास्ड यूजिंग पॉइंटर्स, वर्चुअल फंक्शंस को जब अपन काम में लेते हैं डायनेमिक बाइंडिंग के लिए तो काम आते हैं, मतलब पॉइंटर्स का यूज वहां पर होता है ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन बेस क्लास, सुपर क्लास में वर्चुअल बनाते हैं, यहां तक की बात तो ठीक है। अब स्टैटिक की बात, स्टैटिक क्या होते हैं भाई? चेंज नहीं होते, ऐसा कहां लिख रहा है? गंदी बात। स्टैटिक का मतलब होता है क्लास लेवल मेंबर, हर एक ऑब्जेक्ट उसी को शेयर करता है, तो स्टैटिक मेंबर कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मेंबर्स ओवरराइड होते हैं, क्लास के मेंबर्स ओवरराइड नहीं होते हैं। और अगर स्टैटिक आपने बना दिया तो ओवरराइड नहीं हो सकता। और वर्चुअल फंक्शन बनाई इसलिए रहे कि हम कोई सब क्लास में ओवरराइड फंक्शन को ओवरराइड करेंगे, इसलिए स्टैटिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा फॉल्स हो गया इसमें, सही नहीं है? बी, वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए एक चिन्नी सा सवाल और है अब आपके पास। When a method in a subclass has the same name and type signature as a method in the superclass, superclass के अंदर जो मेथड है उसी नाम उसी सिग्नेचर से सब क्लास के अंदर मेथड बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग कहते हैं ना, ठीक है, ओवरराइडिंग कहते हैं। ज्योति जी क्या घपला कर दिया? नहीं किया? एक्सेल में आ जाइए। एमएस एक्सेल में आपके सूची में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त, किसी सूची में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डी, डाटा के अंदर ऑप्शन होता है फॉर्म वाला, ठीक है ना, उसके थ्रू। ये तो आपके सिंपल जो एमएस ऑफिस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपके टोटल ऑप्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। The name box appears in the to the left of formula bar, formula bar के लेफ्ट में आपका नेम बॉक्स लिखा रहता है। 31, बेटा पानी की बोतल हो प्लीज, भगवान भला करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, कमेंट पुट्स इन सेल आर कॉल्ड सेल टिप। क्वेश्चन नंबर 33, एक फॉर्मूला में मल्टीपल कैलकुलेशंस किसके द्वारा की जाती है? एरे फॉर्मूला के द्वारा। एक्सेल के 2007 के बाद के वर्जन्स में ही आया है ना, 2007 के वर्जन्स जो है एक्सेल 2007 और उसके आगे के सारे वर्जन्स के अंदर ये कंसेप्ट है, एरे फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एक मान्य आइडेंटिफायर नहीं है? ए, जी, हालांकि इसमें लैंग्वेज नहीं दी है, देनी चाहिए थी कि अपन किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेज में सेम है जो अपना। थैंक यू भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 35, सी के अंदर 0x82 + 10 172, 0x810 का मतलब क्या हो गया? हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, ओके ओके, आंसर विल बी 172।
इंट आई इक्वल टू साइज ऑफ 200.50 8। कोई भी जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होता है वो हमेशा डबल टाइप का होता है हेमराज जी। कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल जो होता है वो हमेशा डबल टाइप का होता है, ठीक है ना। तो यहां पर 200.50 ये डबल हो गया, तो इसकी साइज क्या होगी, सी का लिखा है अपन ने 8 है ना, तो आंसर विल बी 8 सी। क्वेश्चन नंबर 37, एक बार वापस बोलिए भैया। एफ भी लिखा होता तो 4 हो जाता। अगर भैया 2000.50 एफ लिखा होता तो ये फ्लोट हो जाता, और 200.50 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट डबल होता है। कौन सी लैंग्वेज में डबल होता है, कौन सी में नहीं होता है? सभी में डबल होता है। ये मैंने बताया था आपको, जावा में आ जाए तो घूम मत जाना। मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखवाया था कि ये सारी लैंग्वेज में डबल होता है। जितनी भी लैंग्वेजेज आप पढ़ते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, सभी के अंदर ये डबल है, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ भैया आप क्या कह रहे थे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। क्वेश्चन नंबर 37 ए, ये तो हेमराज जी ने भी सही बताया। कहीं आपको पता चले वहां जाते ही आपकी क्लास लग जाए। 38 ए, प्रोग्राम को जो अपन एग्जीक्यूट करते हैं, सी के प्रोग्राम को पहले कंपाइलेशन होता है, फिर लिंकिंग होती है। भैया पहले कंपाइलेशन होता है, फिर लिंकिंग होती है। कंपाइलेशन में ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, लिंकिंग में EXE फाइल बनती है, ठीक है। ए, क्वेश्चन नंबर 39, चलिए देख लेते हैं। पहला अगर ट्रू है तो 100 आएगा, फॉल्स है तो 200 आएगा। नम 10 से कम है क्या? तो के अंदर क्या आ गया? 200। लेकिन प्रिंट क्या करवाया है, तो आंसर क्या आएगा? प्रिंट क्या करवाया है? मैंने धोखा दिया। बेटा जितने धोखे देने मैं यहीं दे लूंगा। RSM SSB बोर्ड नहीं दे पाएगा, मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ लिए तो। RSM SSB बोर्ड धोखा नहीं दे पाएगा, मैं ही दे लूंगा सारे धोखे, चिंता मत करो। पढ़ मेरे हिसाब से लो बस। और बताऊं आपको राज की बात, किसी को बताओगे तो नहीं ना? हमने भी 200 ही कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। ये तो देखिए, जितनी जैसे कोई भी RSM SSB बोर्ड गलती करता है, टाइपिंग मिस्टेक है ना, जैसे गलत क्वेश्चन, ये सारी एक्सपर्टीज मैं यही करवा दूंगा। टाइपिंग मिस्टेक पिछली बार खूब सारी करवा दी, आपको पता चल गया कि टाइपिंग मिस्टेक ऐसी भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग भी हो सकता है, इंग्लिश वाले को सही मानना है वो भी प्रैक्टिस करवा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, आपने कहा A = 300, B C। अगर A > 400 है तो B की वैल्यू चेंज की है क्या? नहीं है, तो B की वैल्यू चेंज नहीं हुई, C में 200 कर दिया, राइट भैया। C में 200, तो A की वैल्यू तो 300 रह गई, C की वैल्यू 200, और B में कुछ है नहीं तो गार्बेज रह गया। क्वेश्चन नंबर 41,
A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 5, C इक्वल टू 5 इंट D, D इक्वल टू A इक्वल टू B प्लस C, B प्लस C क्या हो गया 5 प्लस 5 10, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। वैसे भी इक्वल टू प्रेसिडेंस कम होती है, प्लस की ज्यादा होती है, तो 10 इक्वल टू 10 ट्रू 1, तो D की वैल्यू क्या हो गई? कितनी आसान बात है, ऐसे प्रोग्राम सही है ना। ये तो आपका था, ये आपका आ गया B, ठीक है। मैंने इधर चेंज नहीं किया, वैसे डिस्कशन में चेंज कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। भैया बात बहुत ज्यादा करते हो, और आपके दोस्तों ने टेस्ट देते वक्त सब गलत बताया था आपको, फिर भी नहीं मानते मेरी बात। वो तो चाह रहे थे कंपटीशन कम हो, इसलिए आप चला गलत बता रहे हैं। आप उन पे भरोसा मत करो, मेरी सुन लो। मैं एग्जाम नहीं दे रहा, कंपटीशन में फर्क नहीं पड़ेगा। कोई झूठा कह भी नहीं सकता, कोई दे भी नहीं सकता, एज भी ज्यादा है। चलिए 42 क्या आंसर आएगा? एक बार वापस से देख लें, हमने कहा जो सिलेंडर्स है 0 से 199 है, 199 है, और जो डिस रिक्वेस्ट आ रही है वो आ रही है 88, 31, 144, 58, 12, 44, 163, और जो करंट हेड है वो कहां पर है? 38 है। डाउनवर्ड चल रहा है, तो जब डाउनवर्ड चलेगा तो 38 से नीचे की तरफ जाएगा। कहां तक? 0 तक। तो 38 से 0 तक जाएगा। 38 से 0 तक जाने पे एक तो ये बयान इसको चेक कर लेगा, इसको ट्रावर्स कर लेगा, ये दो तो ट्रावर्स हो गए। नहीं, 38 से नीचे 44 कहां आएगा? तो मतलब यहां तो इसका कितना सीक टाइम हो गया? 38 0 तक आने में, तो 38 तो ये हो गया। अब 0 से ऊपर चलेगा, तो 0 से ऊपर चलेगा तब 44 एक्सेस हो गया, 58 एक्सेस हो गया, फिर 88 एक्सेस हो गया, फिर 144 हो गया, 163 पे जाके खत्म हो गया इसका काम। तो 0 से 163 तक और हो गया, 163 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 और 3 11 का 1 0 2 201 बी शुड बी द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक्स का साइज जितना बड़ा होगा इंटरनल फ्रेगमेंट, आपने सपोज ब्लॉक का साइज बना दिया 100, आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आ रही है 10 की, तो कितना बच गया? 90। तो इसी तरीके से जितना ज्यादा, बेसिकली आपका क्या होगा, अलग अलग तरीके से आपको साइज को डिफाइन करना पड़ता है। केवल हम एक ही पॉइंट पर जाकर जो लार्जर जो आपके ब्लॉक साइज है वो उसकी बात नहीं कर सकते, वरना हमेशा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ग्रेटर होगा, ग्रेटर ही होगा सर। सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारवेशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एजिंग। हाँ जी, एजिंग। चलिए इसके बाद ओके, नेक्स्ट फिट स्कीम निम्न में से किसका एक प्रकार है? फर्स्ट फिट। कितने इंटेलिजेंट है आप। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ठीक है। ओके, इन विच कंडीशन डज ए प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम इन पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग? थ्रेशिंग। सी। हर रिक्वेस्ट के बाद पेज फॉल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, सर्कुलर वेट की स्थिति को
सर्कुलर बेड की स्थिति को रोका जा सकता है? एक एक करके पढ़ लें अपन। डिफाइनिंग ए लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्सेज टाइप। रिसोर्स आपके पास है, 50 लोगों को देना है, आपने एक लीनियर बना दिया, भाई पहले आपको देना है, ब्रजेश जी को देना है, फिर अमन जी को दे देंगे, फिर भाई साहब को दे देंगे, फिर भाई साहब को दे देंगे, फिर इनको दे देंगे। लीनियर ऑर्डर बना दिया, पहला। सेकंड, मेकिंग द रिसोर्सेज शेयरेबल। इससे कोई मतलब निकलता है क्या सर्कुलर रेट का? नहीं, इसको रोका जा सकता है, रोकने का कोई लेना देना नहीं है इससे। अलोकेटिंग ऑल नीडेड रिसोर्सेज बिफोर द एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम जरा सोचिए, एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, आपने अलोकेट कर दिया, अब एक दूसरे का वेट कर रहा है, दूसरा तीसरे का वेट कर रहा है, क्या इसको रोका जा सक रहा है क्या? नहीं रोका जा सकता ना। आपने अलोकेट कर दिया लेकिन वेटिंग को नहीं रोक पा रहे ना आप। चौथा, ए प्रोसेस विल रिलीज अलोकेटेड रिसोर्सेज if it is waiting for other resources. A process will release allocated resources if it is waiting for other resources. अगर आपने रिलीज कर दिया, वापस से उसकी आवश्यकता पड़ी, इसका बेस्ट आपका केवल ए बन रहा है, केवल ए, क्योंकि आप लीनियर अलोकेशन कर रहे हैं। सर्कुलर वेट को आपने वहीं खत्म कर दिया, सर्कुलर वेट की सिचुएशन को तो आपने वहीं खत्म कर दिया ना। आपने कह दिया भैया आपको 2 मिनट के लिए चाहिए, ऐसा करो 11 बजे से लेकर 11:02 तक आप ले लो, फिर 2 मिनट बाद आपसे लेकर 3 से 4 तक इनको दे दिया, तो सबको आपने पहले ही इसी तरह डिफाइन कर दिया, सर्कुलर वेट होगा ही नहीं कभी। बाकी सब में सर्कुलर वेट की सिचुएशन बन रही है, या सर्कुलर वेट को रोकने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48। तो यही तो अपन कह रहे हैं, सर्कुलर वेट को रोक सकें इसके लिए क्या करें? भाई आप रिसोर्सेज लीनियरली एलोकेट करवा दीजिए, लीनियरली एलोकेट करवा दीजिए, सर्कुलर वेट होगा ही नहीं, उसको रोकना ही तो है अपने को। अपन ने रोकने का ही तो मांगा है, तो ये कैसे रोक सकते हैं? कैसे? चलिए, बैंकर्स एल्गोरिथम छोड़ो, जनरल बात करो। 48 48 48 48 बेस्ट शेड्यूलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लॉन्ग टर्म। पिछली बार आपको अगला वो जो बात की थी, पिछली बार इसी से दूसरा लिया था ना, मिड टर्म वाला लिया था क्वेश्चन शायद। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का प्रयोग करके सिस्टम के एवरेज टाइम की गणना, सभी का 7 आ रहा है। प्रोसेस P3 के लिए 0, P1 के लिए 8, P2 के लिए 13, तीनों को ऐड करके 3 का भाग दे दीजिए। 7D। 51 में क्या आ रहा है? चलिए चलिए चलिए, पहली बात ये तो क्यों आ रहा है जी? सी में होता है, सी में भी ये नहीं आता भैया। एक मिनट, अब आप सब बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? पहले में पहला वाला क्यों आंसर हो सकता है? अगर आई की वैल्यू 1 है, मैं गधा हूं, ऑनलाइन भी है। 50 बी, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप क्या काम में लेते हैं? हैश काम में लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन स्किप कर गया, सॉरी। 51 क्या आंसर आ रहा है? सी, सभी का सी आ रहा है। सी आपका कैसे सी आया ये बताओ? हाँ जी, क्या भैया?
हाँ 2 आ गया। नहीं 2 प्रिंट क्यों नहीं हुआ ये बताओ ना आप भैया, ऐसे थोड़ी होता है। कितना सिंपल आंसर है, देखो आई की वैल्यू 1 से चालू हुई, आपने कहा वाइल ट्रू, यहां पर इनफाइनाइट लूप है, आपने कहा इफ आई परसेंटेज 3 इक्वल टू 0, 1 में 3 का भाग जा रहा है क्या, मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ब्रेक नहीं हो रहा है, आगे जाके 1 प्रिंट हुआ, फिर आपने आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, आई की वैल्यू 2 हो गई, वापस से ऊपर गया वाइल ट्रू, ट्रू है, आई परसेंटेज 3 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा 2, फिर आई प्लस इक्वल टू 1 हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर गया वाइल ट्रू, आई परसेंटेज 3 इक्वल टू 0 है, ब्रेक क्या किया, ब्रेक ने बाहर निकाल दिया। अब बताओ गलती की क्या इसने बेचारे ने, अगर सपोज ये इंडेंटेशन नहीं होता तो क्या होता, या इंडेंटेशन होता तो क्या होता, एरर आ जाती, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट नहीं है। 5 एजेंट कौन कौन से हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, लर्निंग एजेंट, हर चीज पढ़ाई हुई हो कोई जरूरी नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली हम आरएसएम एसएसबी में ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं तो इसका मतलब थोड़ी आप नहीं पढ़ोगे, इसका मतलब नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे, हो सकता है हमने नहीं पढ़ाया हो लेकिन आपको तो पढ़ना चाहिए आसपास का, ठीक है। 5 एजेंट कौन कौन से हैं, 5 एजेंट जो एआई के हैं, लर्निंग एजेंट, सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी एजेंट, यहां पर यूनिटी एजेंट का रखा है, यूटिलिटी एजेंट होता है, गोल बेस्ड एजेंट एंड मॉडल बेस्ड एजेंट। 5 जो एजेंट हैं, लर्निंग एजेंट, सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट एंड मॉडल बेस्ड एजेंट। ये नहीं पढ़ाया था इसीलिए क्वेश्चन है, अब 5 पढ़ा दिया ना, अब आप कह नहीं पाओगे जी। अगली बात, जब एक ब्लॉकचेन में एक रिकॉर्ड सबमिट किया जाता है आप इसे कैसे बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, वन सबमिटेड इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। आज मुकुल भाई साहब नहीं है, ब्लॉकचेन वाले भाई साहब, तो ये तो आपका यूनिटी बेस्ड हो गया, यूनिटी बेस्ड इसका नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आपका है, ब्लॉकचेन में एक रिकॉर्ड अगर सबमिट हो गया तो आप उसे अल्टर नहीं कर सकते, आंसर बी, बी, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 54, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करने के लिए इथेरियम में के भीतर उपयोग में जाने वाली लैंग्वेज का नाम क्या है। सॉलिडिटी, सॉलिडिटी लैंग्वेज है जो कि ब्लॉकचेन के लिए काम में ली जाती है। बेसिकली इस लैंग्वेज को काम में लिया जाता है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हो सकते, और जो ब्लॉकचेन है बेसिकली आपके जो, कोई बात नहीं आपके लिए 3-4 दिन में पता चल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के लिए आप ये मान के चलें एक तरीके की करेंसी बनाने के लिए यहां पर काम में ले रहे हैं, रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो सके इसके लिए सॉलिडिटी को काम में लिया जाता है, ठीक है ना। ब्लॉकचेन वगैरह ही आपका बचा हुआ है आपके इस बैच में, स्पेशली 2-3 चीजें ही तो बची हुई है। तो यहां पर जो लैंग्वेज है दैट इज सॉलिडिटी। जिन्होंने पढ़ लिया उन्होंने भी नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी एमएल मेथड है बेस्ड ऑन ह्यूमन सुपरविजन। बेस्ड ऑन ह्यूमन सुपरविजन, मशीन लर्निंग के जो मेथड्स हैं बेसिकली ह्यूमन सुपरविजन के ऊपर बेस्ड होते हैं।
बाकी ये जो दोनों दे रखे हैं सुपरवाइज लर्निंग और सेमी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है ना। आंसर विल बी ए हियर। क्वेश्चन नंबर 56, in which of the following learning the teacher returns reward and punishment to learner? B, reinforcement learning. B, reinforcement learning. Question number 57 refers to back the object to one level or to another. ये आपके एमएस ऑफिस वाला, एक ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाने के लिए सेंड टू बैक। प्रेस टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। F5 F5 ऐसे आने चाहिए ना क्वेश्चन। Dash dash lowers the selected text below the baseline and changes the selected text to a smaller font size if the smaller size is available. सबस्क्रिप्ट ही तो होगा ना। सी वर्ड 2003 में डिफॉल्ट मार्जिन क्या है? 1.25 लेफ्ट मार्जिन। और टॉप डाउन क्या होता है? टॉप और बॉटम क्या होता है? 1-1। F8 कुंजी को 4 बार दबाने पर क्या सेलेक्ट होता है? सेंटेंस। हाँ यही अंदाज, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। चलिए वर्ड रैप किस लिए काम आता है? अपने आप दूसरी लाइन पे आ जाता है। ए। क्वेश्चन नंबर 63, data by itself is not useful unless it is processed to obtain information. डेटा जब तक इंफॉर्मेशन नहीं बनता है तब तक अपन उसे काम में नहीं ले सकते, ठीक है। इंफॉर्मेशन अगेन कैन बी डेटा फॉर सम अदर पर्पज, ठीक है ना सर। तो डेटा को तभी काम में लिया जा सकता है जब वो इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को कौन काम में लेता है? टॉप लेवल मैनेजर्स। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन करने में हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार करते समय निम्नलिखित में से परामर्श किससे करना आवश्यक है? डी, बेसिकली उन सारे लोगों से जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इन जनरल अपन ये बात करते हैं, एक टर्म में अपन ने इसको पढ़ा था स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स जो पैसा लगा रहा है, जो मैनेज कर रहा है, जो एक्चुअल यूजर है, ठीक है ना जी। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ही इसी तरीके के होते हैं। तो आगे से मेरा धीरे धीरे प्लान ये, जैसे इस बार मैंने साइड के एक आध क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे इसलिए कि इनके जो क्वेश्चंस है ना वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करवाई जा सके। तो कोई बात नहीं, होने दो, अपन इतने सारे कर लेंगे कि प्रैक्टिस वैसी हो जाएगी। भाई आप ये मान के चलो कि 5-6 क्वेश्चन भी अपने हर पेपर में आएंगे तो 20-25 पेपर में आपके 125-150 क्वेश्चन में करवा दूँगा। और वो सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके के हैं जिनमें कि आपके हो जाएगा। अपने पास यही रास्ता बचता है, देखिए, हर तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए कि अपन उनको एक साथ बैठ के और क्वेश्चंस को अपन देखते चले कैसे कैसे इसमें कन्फ्यूजन ये दिए जा सकते हैं। जैसे अभी नहीं दिया, नम को डिस्प्ले करवा दिया, तो केवल आपको कन्फ्यूज किस किस तरह से किया जा सकता है ना, यही रास्ता है। और तो अपने पास रास्ता क्या है? जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी पॉसिबिलिटीज़ यहीं कर लो। जितनी अपनी परेशानी होनी है, कन्फ्यूज होना है, यहीं हो लो, वहाँ नहीं होना। वहाँ तो उनको कंफ्यूज करना है कितने नंबर कैसे आ गए, ऐसा पेपर होने के बाद भी, है ना। कल आपके एक किसी गुरुजन का मैं वीडियो सुन रहा था कि पेपर 2 में दिमाग ही मत लगाओ, पेपर 1 रटो, है ना।
पेपर 2 में दिमाग मत लगाओ। देखो RSM SSB इतना टफ पेपर बनाने वाला है, एक सीट खाली रह जाए। अरे भाई वो पेपर टफ नहीं बना रहे, आप पढ़ोगे ही नहीं तो कोई क्या करेगा? पढ़ना तो पड़ेगा ना। जब पढ़ोगे ही नहीं तो पेपर टफ लगेगा। ठीक है, वो तो अब बेचारे ने, उसने तो पेपर बना दिया, आपको सिलेबस दे दिया। ठीक है, सिलेबस को पूरे को कवर करेंगे तो अपने आप पेपर टफ हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है, और उनको टफ लगेगा अगर उन्होंने कह दिया, जिन्होंने ये मान के चल रहे हैं भाई फंडामेंटल में से 25 क्वेश्चन आएंगे, MS ऑफिस में से 35 आएंगे, और किसी एक्स में से एक ही क्वेश्चन आएगा, मत पढ़ो इसको, छोड़ दो चॉइस पर, टफ लगेगा आ गया। ऐसा क्यों करते हो? इंट्रोडक्शन आएगा, ये बड़ा बढ़िया चीज है। हाँ जी, 9 से 12। मतलब एक फैकल्टी का कल वो देख रहा था मैं, उन्होंने कहा भाई जूनियर और सीनियर का एग्जाम एक ही दिन होगा। कोई भी बंदा जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है वो इस चीज को बोल ही नहीं सकता। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अगर किसी के अंदर है ना तो ये चीज नहीं मान सकता। क्या मतलब कैसी बातें कर देते हैं, और उन पे 12,000 के 13 के व्यूज चल रहे हैं, और लोग वेरी गुड थम्स अप। वो भाई साहब तो भिड़ गए शाम को अपने दोस्त से एक ग्रुप में, मैं फिर देखा, मैंने भिड़ते हुए मैं सो गया, मैंने यार इनको लड़ने दो। हाँ रात को 12 बजे। वो पहचान नहीं पा रहे थे इनको, इन्होंने भी कुछ शब्द ऐसे बोल दिए कि वो चिढ़ गया बिल्कुल, है ना। दूसरे ग्रुप पे उसने पूछा कि भाई ये कौन है। फिर वहां दोबारा भिड़ गए। हाँ, वो आस्ती ने तो इसी हिसाब से ऊपर हुई, लेकिन सामने मिल जाते तो फिर गले मिल लेते। क्वेश्चन नंबर 66। ए फिजिकल स्टडी इज कैरिड आउट। बेसिकली फाइनल रिक्वायरमेंट से पहले फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होती है, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी में जो भी फिजिबिलिटीज आप देखते हैं, भले इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखें, बिहेवियरल फिजिबिलिटी देखें, सारी फिजिबिलिटी जो आपकी हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते ही तो है। तो जितने आपकी फाइनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से पहले फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट कर ली जाती है। अगर कहीं पर घपला लग रहा है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, बजट कम है, तो उसमें से कम कर दिया जाता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होने से कब होती है? जब आपकी फाइनल स्पेस तैयार होता है, उससे पहले। ठीक है, इसके बाद सी 67 फाइनल स्पेक्स किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सिस्टम एनालिस्ट इन कंसल्टेशन विद मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फाइनल स्पेक्स तो उसके साथ ही तैयार किए जाएंगे। आंसर विल बी ए। सिस्टम मॉडिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मीट द यूजर्स न्यू चेंज नीड्स। ठीक है, आप में से कितने लोगों के पास वो इंग्लिश वाली किताब है ना आपके पास? बस, तो उसके अंदर जो सैड वाला टॉपिक है आपका, उसके लास्ट में मैंने एक वो दे रखा है पॉइंट, शायद 25-30 पेज का होगा, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स करके, है ना, जिसमें कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है। तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, है ना, उस पर, क्योंकि कई बार आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस इनसे बन जाते हैं। एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। वो हिंदी एक्चुअली उसकी बन नहीं पा रही थी, उसकी हिंदी बनना बड़ा मुश्किल है भाई। तो वो आप हर चीज़ की हिंदी नहीं हो सकती ना, और फिर अगर होती तो उसमें इतनी गलतियां होती, फिर आप मेरी जान खाते हैं। हाँ, वो आपके दोस्तों से आप करवा सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। मतलब मैं आपके हित की बात कह रहा हूँ, किसी अपने दोस्त से, भैया
किसी अपने दोस्त से कॉपी करवा लीजिएगा उन पेजेज को, केवल 25-30 पेज हैं, एक बार गो थ्रू जरूर हो लीजिएगा, तो आपको कई चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। कि जैसे मेरे को चेंज से आया कि इस चेंज को बोलते क्या है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, बनते हुए बीच में कोई चेंज, रिक्वायरमेंट में चेंज आएगी तो उसको क्या बोलते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, इससे मेरा क्वेश्चन आया है, मेरे दिमाग में क्यों आया कि आपने जैसे कहा कि भाई सिस्टम मॉडिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू मीट द यूजर्स न्यू चेंजेस नीडेड, है ना। लेकिन इसको बोलते क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अगर आपका जैसे कोई रिक्वायरमेंट तय हो गई, आप काम कर रहे हैं, अचानक से कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट बनता है कि भाई इस चेंजेस से कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, कोई नया खर्चा तो नहीं जुड़ रहा है, अपन इस चेंज को कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सामने वाले ने कह दिया ऐसा कर दो, इसको बोलते क्या है। इससे मेरे क्वेश्चन दिमाग में आया है कि आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, है ना। रिक्वेस्ट है आपसे। क्वेश्चन नंबर 69, द यूजर्स हु मेंटेन पर्सनल डेटाबेस बाय यूजिंग रेडीमेड प्रोग्राम पैकेज दैट प्रोवाइड इजी टू यूज मेनू एंड ग्राफिक बेस्ड इंटरफेस नोन एज स्टैंडअलोन यूजर। उस बंदे को क्या कहते हैं जो कि अपना पर्सनल डेटाबेस मेंटेन कर रहा है। डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए उसके पास यूआई वगैरह सारी चीज अवेलेबल है, रेडीमेड प्रोग्राम है। स्टैंडअलोन यूजर एक सिंपल यूजर है जो कि सारे कामों को अपने कंप्यूटर पे, पीसी पे बैठ के कर रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट मार्क्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60%, ये कहां था, स्टैंडअलोन यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 60% से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। दिस इज बेसिकली इंटीग्रिटी कंस्टेंट, इंटीग्रिटी कंस्टेंट, ठीक है, ठीक है भाई जी। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कौन सा नहीं है, इट शुड बी बी, इट शुड बी बी। डेटा एंट्री जो है ना, स्क्रीन वो डिजाइन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अब इसको अगर आप अपने गूगल पे देखेंगे ना, तो ज्यादातर ने इसको ए आंसर किया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप गूगल पे सेम क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे तो ज्यादातर जगह पर ए को सही किया हुआ है, बट इट शुड बी बी। An entity set, the process of designing subgrouping within an entity set is called स्पेशलाइजेशन। सब एंटिटी तो तभी डिफाइन करते हैं ना, व्हीकल, फोर व्हीलर, कार, तो उसका व्हीकल का सबसेट क्या है, व्हीकल का सबसेट कार, या फोर व्हीलर, फोर व्हीलर का सबसेट क्या, कार। तो आप सबसेट की बात करते जा रहे हैं, स्पेशल केस की बात करते जा रहे हैं। दिस इज स्पेशलाइजेशन। ये आपका पोर्शन हो गया सेड वाला। अब आ जाइए डीबीएमएस, अब आ जाइए डीबीएमएस। कंसीडर द रिलेशन R1 PQR R2 RST with primary keys as P and R respectively. The relation R1 contains 2000 tuples and R2 contains 2000 tuples. The maximum size of join R1 cross R2 is, मैक्सिमम साइज क्या होगी 2000, मैक्सिमम साइज विल बी 2000, क्योंकि आपके पास पहले वाले का लास्ट क्या है R है, दूसरे वाले का प्राइमरी किया, मतलब पहले वाले में क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। बाय डिफॉल्ट जब एक से ज्यादा टेबल्स को मर्ज करते हैं तो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज नेचुरल ज्वाइन नहीं, घपला है। देखिए एम्प्लॉय टेबल है, सपोज EID, ई नेम,
से DID डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट टेबल है, DID D नेम, एम्प्लॉय ID 1 2 3 ABC 101 102 101 101 102 103 से CS IT EC। इन दोनों टेबल्स का अगर आप नेचुरल ज्वाइन करेंगे ना, तो क्या होगा, इनके ज्वाइन करने पर ये जो आपका टेबल है, इनके वो रिकॉर्ड जहां पर कि इनकी जो जिस की के ऊपर इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो कॉमन है, वो जहां पर कॉमन है वो रिजल्ट आएगा। मतलब इस केस में 1A 101 CS ये कॉलम हो सकता है ना आए, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ज्वाइन। 2B 102 IT 3C 101 CS, दिस विल बी योर ज्वाइनिंग। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी हो सकती है, इसकी 2000 है, इसकी 2000 है, तो बराबर कितने में हो सकता है, केवल मैक्सिमम 2000 के अंदर, इससे ज्यादा बराबर रोज हो ही नहीं सकती। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर पूछ लेते तो क्या होता, कितनी रोज हो सकती थी भैया? कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होता है इन दोनों का, 2000 इंटू 2000 3 इंटू 3, इस एक रो के साथ में इस तीनों रोज का कॉम्बिनेशन, इस रो के साथ में इन तीनों रोज का पढ़ा था कि नहीं आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट? मैंने ही तो पढ़ाया था, आप तो झूठ भी नहीं बोल सकते आप, ठीक है। चलिए, ये क्या हुआ, गुस्सा हो गया क्या? सही था। अरे ओके, ये तो कहाँ गया, चलो वैसे लिख लेता हूं मैं। अगर आपके पास है R एक टेबल है जिसमें आपने कहा ABCD 4 आपके कॉलम्स हैं, आपने कहा जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपकी है A to B, B to C एंड BC to D, ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट दिया गया है। ये आपसे कह ये रहा है A to C है, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई साहब? ये लो A to C तो लिखा है मैंने। अब ये क्या कह रहा है, A to D की बात करनी है, तो इनसे पहले F प्लस निकालना है। F प्लस क्या होता है, टोटल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, निकाल देते हैं। A to B तो आ ही रहा है ना, A to C भी आ रहा है, A to C भी आ रहा है। अब आपके क्या करें, BC से क्या निकल रहा है, D निकल रहा है BC से, इन BC से आपका D निकल रहा है। अगर अपन इनका क्लोजर निकालते हैं, हाँ जी, तो इसका A to D भी निकल जाएगा अगर आप सारे इन्फरेंस रूल्स काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों से एडिटिव ज्वाइन, अगर आप इन्फरेंस लगाते हैं, A to BC हो गया आपका, क्या BC to D, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से A to D, दिस विल बी इन फंक्शनल क्लोजर, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज के एक्सियम्स पढ़े थे कि नहीं? सबसे पहला कौन सा था, रिफ्लेक्सिव, दूसरा कौन सा था, ऑग्यूमेंटिव, तीसरा कौन सा था, ट्रांजिटिव। पहले तीनों को क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रांग रूल्स, पढ़ा था कि नहीं? चौथा कौन सा था, एडिटिव, पांचवा कौन सा था, डिडक्टिव। तो ये एडिटिव वाला काम में लिया है, क्या एडिटिव और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 75 सी ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन है। चलो 74 भी वापस देख लेते हैं अपना क्या जा रहा है। 75 वापस देख लेते हैं। 75 में आपके पास है R A B C D E H
और जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है ए टू बी सी, सी डी टू ई, ई टू सी, ए एच टू डी, आपने को निकालना क्या है यहां पर? प्राइम एट्रीब्यूट क्या नहीं है, क्या कह रहा है? दैट आर प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड दैट आर नॉट प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट्स निकालें, पहले इनकी कैंडिडेट की निकालें। जो कैंडिडेट की में होंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट, जो नहीं होंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। यही तो मतलब होगा ना? हाँ जी, जी भैया, यहां तक तो ठीक है। कहाँ? ए एच टू डी, सही है, ए एच होगा। कैसे निकालते कैंडिडेट की, अपन ने बात की थी। 3 पोर्शन हो गए आपके। पहले लेफ्ट वाला पोर्शन, ए किधर आ रहा है? दोनों तरफ लेफ्ट में ही आ रहा है। ठीक है, बी कहां कहां आ रहा है? केवल राइट में आ रहा है। सी कहां आ रहा है? दोनों तरफ आ रहा है। ई डी कहां आ रहा है? दोनों तरफ। ई कहां आ रहा है? दोनों तरफ आ रहा है। यही बात थी अपनी। और एच लेफ्ट में ही आ रहा है। तो सबसे पहली बात अपनी ये थी कि ये जो पोर्शन है ए एच, ये तो हमारे आपके प्राइम एट्रीब्यूट होगा। यही तो पढ़ा था ना अपन ने। और ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हाँ जी, तो पहला तो ऐसा ऑप्शन देख लें जिसमें कि एच और ए है, तो भैया सी और डी आ रहा है अपना, सी और डी। अब जो नहीं है उनकी बात करें, जो नहीं है उनकी बात करें, तो अब आप देखिए एच नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। बी तो दोनों में ही नहीं है। सी डी ई देख लीजिए, सी और डी से कुछ निकल सकता है क्या? इनका फंक्शनल डिपेंडेंसीज अपन निकाल लेते हैं। सी प्लस क्या निकल रहा है? सी निकलेगा। सी डी से क्या निकल रहा है? सी डी से ई आ गया, ई से सी डी से और कुछ नहीं आ रहा, मतलब ये प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। ये भी सी डी ई से देखते हैं, सी डी ई से कुछ आ रहा है क्या? सी डी ई और कुछ इनसे आ सकता है क्या? कुछ नहीं आ रहा है इनसे। हाँ भैया, सी में तो नहीं, सी से तो आपने फंक्शनल अपने उसका क्लोजर निकाल के देखा। क्लोजर अगर पूरा निकल गया तो प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है ना, प्राइम की हो सकता है। अगर सी नहीं है, हो सकता है सी डी मिलकर भी हो सकता है। सी डी नहीं है, सी डी ई भी हो सकता है। करना ही पड़ेगा। प्राइम कैंडिडेट की में तो आपके कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, सभी का कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा, किसी में ही नहीं आ रहा। बी आंसर, सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सी एल बी और आंसर 75 में सी। एच ए तो आपके प्राइम एट्रीब्यूट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, वही एसक्यूएल क्वेरी जो आपको दुखी करती है। चलिए बता रहा हूं भाई साहब, मैं बताने को ही खड़ा हूं, चिंता क्यों कर रहा हूं। देखिए, consider a database for employee as shown below. EMP, employee number, comma e-name, comma job, hire date, salary, department number, ये इसके एट्रीब्यूट हैं। The query that lists all employees who are not working in department 30, हमें उन सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए जो डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम नहीं कर रहे हैं। पहली बात, जो डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम नहीं कर रहे हैं। और
ये और हिंदी वाला, हु अर्न मोर देन ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 30। पहली बात तो ये है कि डिपार्टमेंट नंबर 30 से काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात है डिपार्टमेंट नंबर 30 में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा सैलरी है। उन सबकी लिस्ट चाहिए, उन सबकी लिस्ट अपने को चाहिए। ठीक है सर, जो डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम नहीं कर रहे और जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 30 की सभी लोगों की सैलरी से ज्यादा है। ठीक है सर, कैसे करें देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार, मैं पहले आपके सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिख रहा हूं, फ्रॉम ईएमपी, फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल टू 30। पहली बात तो ये डिपार्टमेंट 30 नहीं है। दूसरी बात, एंड जो सैलरी है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 30। डिपार्टमेंट इक्वल टू 30 वाले जो लोग हैं इनकी सैलरी से ज्यादा है। इनमें से किसकी सैलरी से ज्यादा है? सभी की सैलरी से ज्यादा है। तो क्या हो गया, ऑल एक क्लॉज आपके पास होता है। इसको आप दूसरे ये भी कर सकते थे कि आप ग्रेटर लगाते और इसमें मैक्स सैलरी निकाल लेते। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 30। तो मैक्सिमम से ज्यादा है तो सबसे ज्यादा हो गई। समझ रहे हैं ना बात? अब इसमें क्या किया है, आप घूम क्यों गए? क्योंकि इस क्लॉज को पहले लगा दिया और इसको बाद में लगा दिया, बस घूम गए आप। क्या आंसर हो गया? सी फॉर कैट। ठीक है भाइयों बहनों, कर दीजिए। कल भी आपके घर से फोन आया था कि वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। 77 हाँ जी, इटैलिक के लिए ये चीजें फटाफट आंसर निकलता है, जैसे कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं। 78 बी फॉर बंदर। 79 डी IMG। आगे आ जाइए। HTML बनाने के लिए किसकी जरूरत है? जैसे नोटपैड कैन बी यूज्ड, ऐसे सवाल होने चाहिए, है ना? बेकार में पता नहीं मैं क्या क्या दे देता हूं। जावा में फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल किस टाइप का होता है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? ए साफ पता चल रहा है प्रोग्राम के लिखने के तरीके से कि जावा का प्रोग्राम है। और कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस काम में लेते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए। तो i इक्वल टू द वैल्यू ऑफ i, j इक्वल टू द वैल्यू ऑफ j, k इक्वल टू द वैल्यू ऑफ k। ठीक है ना? तो a, ठीक है सब? ठीक है भाइयों बहनों। 83 बाइट b इक्वल टू 107 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b प्लस 1, क्या आउटपुट होगा? बाइट की रेंज क्या होती है? बाइट की रेंज, बाइट कितने बाइट का होता है जावा में? 1 बाइट का। तो बाइट की रेंज क्या होती है? 1 बाइट में मैक्सिमम डेटा कितना आता है? -128 टू 127। यहां रेंज से बाहर निकल रहा है क्या? ऐसी जबरदस्ती कंपाइल एरर, मुझे तो बोलने दो, गंदी बात कर रहे हो।
बड़े भाई साहब, अगर यहां पर आप लिखते ना बाइट b इक्वल टू 127, अगर आप लिखते b इक्वल टू b+1 तो एरर आ जाती, एरर आ जाती। पर आपने लिखा क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में b+1 पास कर दिया। अब रूल पढ़िए जो मैंने लिखवाया था हिंदी में आपको। हमने कहा था बाइट, शॉर्ट और कैर किसी भी एक्सप्रेशन में जाने से पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, इंट में। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखवाया। तो बाइट किस में कन्वर्ट हो गया, इंट में। इंट +1 तो रेंज किसकी देखेगा, इंट की। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से आपने अलग डिस्प्ले करवाया है, तो कन्वर्जन की जरूरत कहां है? बाइट में असाइन करते तो एरर आती ना, चिन्नी सी बात है। पहले तो कहते हो लिखवाओ और फिर लिखवाओ तो पढ़ो मत। हाँ जी बहुत ही चिन्नी चिन्नी से सवाल हैं, इनमें कहीं भी डिटेल में अपन गए ही नहीं। इन सवालों में कहीं पर भी ये इंट्रोडक्शन ही है आप लैंग्वेज का। हाँ जी, और मैंने कहा ना ये आपकी मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है जो कि आप उम्मीद कर सकते हैं। जावा के कीवर्ड्स की लिस्ट आपके पास है। पहला ए में तो आई कैपिटल कर दिया इसलिए नहीं है, 128 आएगा सब 100%। यहां पर ए आई कैपिटल कर दिया इसलिए ये तो है नहीं, है ना। सी वाला देखिए वर्चुअल होता है कि यहां पे नहीं होता, वर्चुअल तो C++ में होता है। डी वाला यहां कांस्टेंट नाम की चीज नहीं होती, कॉन्स्ट कीवर्ड लेकिन कांस्टेंट थोड़ी है। कौन सा बच गया, बी। हाँ भाई साहब, तुक्का बेटा है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा में रिजर्व शब्द कौन सा है, नेटिव। देखिए साहब ये नेटिव क्या काम आता है जावा में। अगर सपोज आप ये कहें कि सी के अंदर आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उस सी के प्रोग्राम को आप जावा में काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए नेटिव कीवर्ड काम में लिया जाता है। डायरेक्ट काम नहीं आएगा, उसके अपने तरीके हैं, उसकी लाइब्रेरी बनती है, लाइब्रेरी लोड होती है, लेकिन फाइनली जो जावा के अंदर जो कीवर्ड है दैट इज नेटिव कीवर्ड, जो कि किस लिए काम में आता है, नेटिव लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स को, फंक्शंस को यूज में लेने के लिए। ठीक है, सो नेटिव। क्वेश्चन नंबर 86, आंसर विल बी -0.5। अपनी जो अपर वैल्यू है राउंड कर रहा है, तो 0 -0.5 की अपर जो 0 है 0 होगी जो राउंड ऑफ कर रहे हैं, जबकि 0.5 की क्या होगी 1। बी। चलिए साहब, हाँ पीछा छूटा, अब आगे वापस थ्योरेटिकल पे। कितना अच्छा लगता है ना अगर आपको यही थ्योरी वाला सवाल दे देते, है ना। सब फूल के कुप्पा। यहां पर मेरी रेंज है ना दूसरी आ रही है, वहां कम से कम 10,000 में तो आएगी आएगी। हाँ जी, अपन को 80 नंबर नहीं लाने, अपन को आप कट पिट के 50 नंबर मेरे पेपर में ले आए तो वहां 60 आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो भी 60। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ए हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर्स ऑल डेटा पैकेट्स कमिंग थ्रू द इंटरनेट, ए नेटवर्क एटसेट्रा। इट इज नोन एज द फायरवॉल। जो फिल्टर आपको करता है फायरवॉल। पहला कंप्यूटर वायरस कब बना था, 1971। EPROM, erasing and reconstruction of contents of ROM। C, erasable programmable ROM है ना। 90, कौन सा उपकरण डेटा और प्रोग्राम के बीच के अंतर को समझ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर। ना इनपुट डिवाइस को मतलब, ना आउटपुट डिवाइस को मतलब, ना मेमोरी को मतलब।
ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अलावा बाकी किसी को मतलब नहीं है इससे। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट किस चीज के लिए हेल्प करते हैं? डी फॉर डंकी, डी स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। दशमलव प्रणाली 0 से 9। देखो कितना आसान पेपर है, फटाफट से आंसर निकल रहा है। 1125 हमने कहा बेस 6 है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, क्या होगा? 269। 6 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की पावर 012 से, है ना? आंसर बी। आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 95, 94। 362 इन बेस 8 इज 552। देखो ठीक है, कितनी बार गया? 45 बार। बच क्या गया? फिर 8 का भाग दिया, 5 बार बच क्या गया? फिर 8 का भाग दिया, 0 बार बच क्या गया? नीचे से ऊपर चलते हैं, 5 5 2। ठीक है भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 95। द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन क्या? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सी रिसर्च नहीं होता भैया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता। वहां पर फैकल्टी को रिसर्च करना होता है, ना कि बच्चों को। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, knowledge and skill to achieve the desired result is problem solving. The branch of philosophy focuses on the nature of reality is, this is metaphysics. देखिए जो पहला वाला है ना, इसमें आप चाहो तो लिख लीजिए। ये क्या कभी कभी ऐसे वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। पहला वाला जो था कनेक्शनिज्म, हेल्प्स टू एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। हाँ, ये आप सीधा सीधा ये देख रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए यूज में आता है, फिलॉसफी के लिए नहीं। न्यूरल नेटवर्क। दूसरा जो आपका है एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ नॉलेज, मेटाफिजिक्स, ये आपका है फिलोसॉफी से रिलेटेड। मेटाफिजिक्स है फिलोसॉफी से रिलेटेड। पेडागोजी किससे है? एजुकेशन मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, शिक्षण विधियों से रिलेटेड। ठीक है भाइयों बहनों। इन एजुकेशन data is used to make inference about the learning and development of students. Inference, assessment. Inference आप ले रहे हैं, assessment. Learning and development से related जब आप assess करते हैं स्टूडेंट, ना कि evaluate करते हैं। evaluate तो आप किसके लिए करते हैं? एक particular ability को देखने के लिए। Education psychology is concerned with the scientific study of human learning
और प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग, इसका असेसमेंट था। देखिए ये बेसिकली मैं पूरी कोशिश में करता हूं कि आपको जो सारे टॉपिक्स है ना सब पे अपन टच करते हुए जरूर चलें, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे भरोसा कम करता हूं जो कि अपन ये कहते हैं ना कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मैं इन पर भरोसा नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तो आपको चारों जो सारे एंगल्स है ना उससे स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आज ये फंडामेंटल के इसमें 8-10 क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 5वां, इसके बाद आप फंडामेंटल पे आ जाइए। फंडामेंटल के 8-10 क्वेश्चन है। अब आपको फंडामेंटल किसे कहते हैं? एलयू के फुल फॉर्म या निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो आपको वो हमें याद करवाना ही नहीं ना वो ठीक है, नमस्कार, अगले संडे फिर मिलेंगे।